हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पेपर नंबर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के संपूर्ण पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि पेपर है 2019 का। और इसमें हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न के साथ साथ जो है लघुत्तरीय प्रश्न को बिल्कुल समाप्त करने वाले हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग देखते हैं 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका समय कितना होता है। समय जो है आपको 2 घंटे मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं समय की अगर बात करें तो समय 2 घंटे का मिलता है। और उसके बाद में पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आपका 50 नंबर का ये पेपर होता है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग देखते हैं एक एक पेपर करके। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? तो यह विचार की अगर बात करें तो महात्मा गांधी, एरिस हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए और स्वामी विवेकानंद हो गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया। सेकंड की बात करें तो गीजू भाई बघेला द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ रूट, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। तो यहाँ पे जो है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा ये गीजू भाई बघेला द्वारा लिखित पुस्तक है। उसके बाद में हम थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड में दिया है कि पाठशाला में बाघ शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? फ्रोवेल हो गए, रूसो हो गए और मॉन्टेसरी हो गए, जॉन ड्यूवे हो गए। तो ये जो है फ्रोवेल ने कहा है। उसके बाद में 4 नंबर की बात करते हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, तो सामाजिक विकास करना। तो इस प्रकार से जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य होता है संपूर्ण विकास करना, सर्वांगीण विकास करना बच्चों का। उसके बाद में 5 नंबर में दिया हुआ है कि शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। दंड देकर, पुस्तकों को पढ़ाकर, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके, या समझा करके। समझा नहीं, समझौता करे, समझा करके, जैसे बच्चों को समझा करके। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा कि शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। ठीक है, उसके बाद में हम 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में दिया है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, स्वामी विवेकानंद जी का है, या अरस्तु, या महात्मा गांधी। तो ये जो है स्वामी विवेकानंद जी का है। उसके बाद में आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में दिया है कि अनिवार्य अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ पे जो है 41 दिया है। उसके बाद में आर्टिकल 43, आर्टिकल 45, आर्टिकल 49। तो यहाँ पे आर्टिकल जो 45 होता है यह शिक्षा से संबंधित प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान में किया गया है। 8 नंबर की बात करते हैं। महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक होता है भूगोल विषय का, हस्तकला का, इतिहास विषय का, या विज्ञान विषय का। तो हस्तकला विषय का जो है महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में 9 नंबर दिया हुआ है कि शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है, अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, या अनुभव केंद्रित। तो ये जो शिक्षा में प्रयोजनवादी जो होता है ये होता है आपका अनुभव केंद्रित। उसके बाद में 10 नंबर की बात करें तो शिक्षा में निष्पंदन सिद्धांत जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है ये किसने दिया है? तो फिल्ट्रेशन की थ्योरी की अगर बात करें तो हंटर, मैकाले, वुड, फ्रांसिस। तो ये मैकाले ने दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में 11 नंबर की हम बात करते हैं। तो ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, यानी आवश्यकता नहीं होती, तो इस प्रकार की शिक्षा को कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, उसके बाद में 11 हो गया। 12 नंबर की हम बात करते हैं। सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। सीखने के लिए जो है स्वतंत्रता और उसके बाद में कंटिन्यूटी, निरंतरता आवश्यक है। यह विचार किसका है? प्रोवेल हो गए, हल हो गए, डाल्टन हो गया, सिम्पसन हो गए। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोवेल होंगे। उसके बाद में 13 नंबर में दिया है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था हस्तिनापुर, नालंदा, कोलकाता, अहमदाबाद। तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र की अगर बात करें तो ये आपका नालंदा हो जाएगा।
14 नंबर की बात करें तो सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? वर्धा योजना, कामत योजना, कोठारी आयोग या राधा कृष्णम आयोग। तो ये कोठारी आयोग ने दिया था कि सभी धर्म के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव। उसके बाद में है 15 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। अगर पेपर नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और टोटल जो है 40 क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे 15 नंबर में दिया है कि जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था? तो जॉन ड्यूवी द रिपब्लिक, दास कैपिटल, सी मार्क या डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे दिया है कि बुनियादी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो बुनियादी शिक्षा की अगर हम बात करें तो बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी को माना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। उन्होंने 1937 में नई तालीम या बेसिक एजुकेशन के नाम से प्रस्तावित किया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा को कार्य आधारित और ग्रामीण जीवन से जोड़ना था, जिससे व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान का विकास हो सके बच्चों में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बार बार जो है एक नंबर में आता है कि बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया है 17 नंबर में दिया है कि एनसीटीई से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ पर है, कहाँ से होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में एन सी टी ई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से संबंधित कार्य जो है ये लखनऊ स्थित राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से जो है संचालित होता है, जो शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा नीति पर जो है कार्य करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, अगर फुल आप लोग इन सब के बारे में जो है टॉपिक वाइज डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये बैच जो है चालू हुआ है। इस पे जो है आप लोग एग्जाम रत बैच आप लोग चैनल पर जाके वहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल 3 पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है, चौथा पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल फ्री में क्लास चलाया जा रहा है। उसके बाद में 18 नंबर की बात करें, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा का समिति का अध्यक्ष जो होता है ये ग्राम प्रधान होता है या स्थानीय ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, ठीक है। यह समिति ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा संबंधी कार्यों की देखरेख, ठीक है, शिक्षा संबंधी कार्यों की देखरेख और जो योजनाएं होती है इसको क्रियान्वित करता है, और इसके जिम्मेदार ये ग्राम प्रधान होता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसके उद्देश्य के बारे में देखना है। तो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना होता है। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो शील हो गया, ध्यान हो गया और प्रज्ञा के माध्यम से आंतरिक शक्ति और प्रदान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है, जिससे व्यक्ति समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का जो है पालन कर सके। उसके बाद में हम 20 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि बुनियादी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे देखिए, अभी इसके पहले हमने 18 नंबर में बात किया है कि बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है। तो बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता महात्मा गांधी हो गए। अब यहाँ से बुनियादी शिक्षा से जो है 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गया। बुनियादी शिक्षा का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। बुनियादी शिक्षा का अर्थ हुआ शिक्षा है जो बच्चों को जीवन कौशल, ठीक है, लाइफ स्किल, व्यवहारिक ज्ञान और नैतिक मूल्यों के साथ जो है जोड़ती है। इसमें इसके अंतर्गत जो है हस्तशिल्प, कृषि हो गया और अन्य कार्य आधारित शिक्षा को जो है प्राथमिकता दी जाती है, ताकि बच्चे अपने समुदाय और समाज के लिए जो है उपयोगी बन सके। उसके बाद में 21 नंबर में दिया है कि छात्र छात्राओं के मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन है। यहाँ पे देख सकते हैं जनसंचार साधन की यहाँ पे बात कर रहा है कि छात्र और छात्रों के मूल्यों के विकास के लिए जो है कौन कौन से जनसंचार साधन है। तो इसके बारे में आप सभी लोगों को पता हो गया, जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं, शैक्षिक फिल्में हो गई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके माध्यम से जो है क्या क्या विकास होता है, जैसे नैतिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, सामाजिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से जो है प्रसारित किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद में हम 22 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं। यही होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जैसे मान लो कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पृथ्वी पे आता है। यहाँ पे ये पृथ्वी आपका हो गया। यहाँ पे मान लो कि 100 यूनिट में सूर्य से प्रकाश जो है पृथ्वी पर आता है, और इसका जो है केवल 80 यूनिट जो है रिटर्न जाता है, और 20 यूनिट क्या हुआ, 20 यूनिट के कारण जो है पृथ्वी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। तो इसी को कहते हैं भूमंडलीकरण ताप वृद्धि, यानी भूमि में टेम्परेचर का इंक्रीज होना। ठीक है। तो भूमंडलीकरण ताप वृद्धि पृथ्वी के वायुमंडल के ताप में होने वाले, यहाँ देखिए पृथ्वी के जो वायुमंडल होता है उसके ताप में होने वाली वृद्धि अस्थायी वृद्धि को कहा जाता है, जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होता है। इसका परिणाम क्या होता है कि जलवायु में परिवर्तन होता है, और उसके बाद में समुद्री स्तर में वृद्धि होती है, और पर्यावरणीय असंतुलन, जो कि संतुलन जिस प्रकार से होना चाहिए असंतुलन पैदा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में है 23 नंबर दिया हुआ है कि 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख लिखिए। मानवीय मूल्य यहाँ पे जैसे ईमानदारी हो गया, सहिष्णुता हो गया, उसके बाद में न्याय हो गया, करुणा हो गया, ये सभी जो है ये 4 मानवीय मूल्य होते हैं। उसके बाद में हम 24 नंबर की बात करते हैं। 24 में दिया है कि जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या होता है। तो जल संचयन का मतलब होता है कि जल को इकट्ठा करना और उसे भूमिगत जल स्तर बढ़ाने या घरेलू उपयोग के लिए जो है संग्रहित करना, इकट्ठा करना। इसमें छतों से वर्षा जल को संग्रहित कर तालाब, कुआं या अन्य जल स्रोतों में प्रवाहित किया जाता है। उसके बाद में दिया हुआ है 25 नंबर। 25 में दिया है कि जल प्रदूषण को दूर करने के क्या उपाय होते हैं, यानी उपाय क्या क्या है। तो जल प्रदूषण दूर करने के उपायों में जल निकायों में कचरा हो गया और रासायनिकों का निष्कासन रोकना, और औद्योगिक अपशिष्ट का सही निपटान, जल उपचार संयंत्रों का जो है उपयोग करना, और प्रदूषकों के नियंत्रण के लिए कड़े कानून लागू करना शामिल होता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है। तो वैदिक साहित्य में जो है शिक्षा का प्रयोग जो है विशेष रूप से जो है ध्वनि, उच्चारण और शास्त्रों के अध्ययन के संदर्भ में किया जाता है। यह शिक्षा व्यक्ति के मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। 27 नंबर में दिया हुआ है कि बालिका शिक्षा का आशय क्या होता है। बालिका शिक्षा का आशय लड़कियों को समान अवसर प्रदान करना तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो है शिक्षा प्रदान करना। इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बाधाओं को दूर कर लड़कियों को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों की जो है रक्षा करना। उसके बाद में यहाँ दिया हुआ है कि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य होता है कि लोगों को जीवन कौशल सिखाना। ठीक है। लोगों को जीवन कौशल सिखाना, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन करना और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। यह शिक्षा प्रणाली औपचारिक स्कूलों से बाहर। अब यहाँ पे आप सभी लोगों को पता होगा कि औपचारिक शिक्षा क्या होता है। ठीक है। औपचारिक शिक्षा होता है जैसे एक स्कूल टाइम पीरियड में रहकर शिक्षा दी जाती है। ठीक है। लेकिन अनौपचारिक की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वही है, बाहर व्यक्ति की दिनचर्या और अनुभव से जुड़ी होती है। उसके बाद में 29 नंबर में देखते हैं कि दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, जो डिस्टेंस लर्निंग इसे कहते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य उन लोगों को शिक्षा प्रदान करना होता है जो भौगोलिक, सामाजिक या आर्थिक कारणों से पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं हो पाए हैं। यह लचीलापन, आत्म अध्ययन और समय की बचत के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देता है। 30 नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया है कि शिक्षा और समाज का संबंध क्या होता है। शिक्षा और उसके बाद में समाज का संबंध क्या होता है। ठीक है। शिक्षा किस प्रकार से समाज को परिवर्तित करती है, और समाज शिक्षा को किस प्रकार से परिवर्तित करती है। तो शिक्षा और समाज का जो है गहरा संबंध होता है। शिक्षा समाज के जो है नैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का माध्यम होती है। समाज शिक्षा के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर और मूल्यों को अगली पीढ़ी तक जो है पहुंचाता है, और शिक्षा समाज को प्रगतिशील और उन्नत बनाती है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न जो है समाप्त हो चुका है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है समाप्त हो चुका है। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है।
वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे दिया है कि वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता था कि चरित्र निर्माण करना और आध्यात्मिक विकास किस प्रकार से किया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य होता था। गुरुकुल प्रणाली में जो है शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, और शिक्षा का माध्यम की अगर बात करें तो संस्कृत होता था। वेदों का अध्ययन मुख्य रूप से होता था, ठीक है, इसमें वेदों का अध्ययन कराया जाता था और गुरु शिष्य परंपरा का बहुत ही महत्व था। शिक्षा जीवन पर्यंत ने चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती थी। उसके बाद में 32 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि मध्यकालीन शिक्षा का के उद्देश्य बताइए। मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना था, ठीक है। ये मुख्य उद्देश्य धार्मिक शिक्षा को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, ये मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य होते थे। इस काल में मदरसों और मठों में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम जो है अरबी होता था और फारसी होता था, ठीक है। धर्म ग्रंथों का अध्ययन मुख्य रूप से होता था। शिक्षा का लक्ष्य धार्मिक नेताओं का जो है निर्माण करना था। उसके बाद में 33 में दिया है कि वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले प्रमुख जो कारक हैं उसका वर्णन कीजिए। तो वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक जैसे हो गया वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, तकनीकी विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, सरकार की नीतियां और माता पिता की अपेक्षाएं। ये कारक शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियों और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि महात्मा गांधी की शैक्षिक विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी का जो शिक्षा के प्रति क्या विचारधारा था, उसको जो है यहाँ पे आपको लिखना है। महात्मा गांधी ने शिक्षा को जीवन का एक अभिन्न माना है। उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया है। उन ये जो है ये ग्रामीण विकास को किस प्रकार से जो है विकसित किया जाए, तो इस पर जो है महात्मा गांधी ज्यादा ध्यान देते थे। और उसके बाद में ये उनकी शिक्षा पद्धति में हस्तशिल्प जैसे हो गया, और उसके बाद में कृषि हो गया, स्वदेशी का जो है विशेष महत्व था। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण माना था। उसके बाद में यहाँ पे दिया है 35 नंबर में कि शिक्षा समाज का दर्पण है, स्पष्ट कीजिए। इस लाइन को जो है स्पष्ट करना है। तो यह कहावत बताती है कि शिक्षा किसी भी समाज की संस्कृति, मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाती है, ठीक है। शिक्षा समाज का दर्पण है। शिक्षा के माध्यम से समाज अपने युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करता है। शिक्षा में होने वाले परिवर्तन समाज में होने वाले परिवर्तन को जो दर्शाते हैं, ठीक है। अगर शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है तो आपके समाज में परिवर्तन होगा, ये निश्चित रूप से। उसके बाद में 36 नंबर में दिया हुआ है कि मारिया मांटेसरी के शिक्षा पद्धति का उल्लेख कीजिए। मारिया मांटेसरी ने बच्चों के स्वतंत्र विकास पर जो है जोर दिया है। उनकी पद्धति में बच्चों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित किया गया है, और उन्होंने बच्चों के लिए विशेष प्रकार के शिक्षण सामग्री का विकास किया है। उनकी पद्धति में शिक्षक बच्चों के मार्गदर्शक होते थे, ठीक है। जो शिक्षक होते थे वो बच्चों के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते थे। 37 नंबर में दिया है कि वुड डिस्पैच की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। वुड डिस्पैच भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, जिसमें अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने पर जो है जोर दिया जाता था। इसने भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की नींव रखी। वुड डिस्पैच ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। उसके बाद में 38 नंबर में दिया है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एवं विद्यालय की क्या भूमिका होती है। जो टीचर होती है उसका क्या भूमिका होती है, और उसके बाद में जो स्कूल विद्यालय होता है उसकी क्या भूमिका होती है कि समाज में किस प्रकार से शिक्षक और विद्यालय परिवर्तन ला सकते हैं। तो शिक्षक और विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के एक प्रमुख एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक छात्रों को नई जानकारी और कौशल प्रदान करते हैं। विद्यालय छात्रों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूक करते हैं, और शिक्षक और विद्यालय मिलकर छात्रों में सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदारी पैदा कर सकते हैं। 39 नंबर में दिया है कि आदर्शवाद के प्रमुख शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कि आदर्शवाद जो था, इस वाद में जो है शिक्षा का क्या उद्देश्य होता था, इसको जो है अर्थ स्पष्ट करना है। इसका मुख्य उद्देश्य होता था कि छात्रों में जो है चरित्र का निर्माण किस प्रकार से करना, ताकि उन्हें जो है सत्य, अच्छाई और सुंदर, यानी सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों का जो है परिचित कराना था। आदर्शवाद की शिक्षा को जो है आत्मा के विकास के साधन के रूप में देखा जाता था। उसके बाद में 40 नंबर की बात करें तो विद्यालय के विकास में
समुदाय की क्या भूमिका होती थी, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो शिक्षक होते हैं और विद्यालय होते हैं, क्या भूमिका होती है। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि विद्यालय के विकास में समुदाय की क्या भूमिका होती है, ठीक है? तो समुदाय विद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुदाय विद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है? विद्यालय को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, स्वयंसेवक उपलब्ध कराते हैं और विद्यालय की गतिविधियों में जो है ये लोग आसानी से भाग लेते हैं। समुदाय का समर्थन विद्यालय को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पेपर जो है बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं और इसके अलावा अन्य पेपर को देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है पेपर 1 का, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे हम लोग जो है कल के वीडियो में देखने वाले हैं इसके आगे का पेपर, और इसके पीछे का पेपर जो है नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।